हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि संविधान की परिभाषा क्या होती है। फ्रेंड्स, इस क्लास से हम अपना डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो इस क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। सो फ्रेंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। संविधान के दो प्रकार होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान। सो लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है और दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, हम इस क्लास में यह जानने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन whose articles and provisions are well laid into a single legal document। यानी कि लिखित संविधान वह है जिसके अनुच्छेद और प्रावधान एक ही कानूनी दस्तावेज में लिखे गए हों। अब इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ यह है कि लिखित संविधान वह है जिसके सारे के सारे प्रोविजंस, जिसके सारे के सारे प्रावधान, जिसके सारे के सारे आर्टिकल्स, यानी जिसके सारे के सारे अनुच्छेद एक ही डॉक्यूमेंट में या फिर एक ही बुक में लिखे गए हों। अब आपको इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं भारत के संविधान का उदाहरण दूंगा। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल फॉर्मेट में है, यानी कि भारत का संविधान अनुच्छेदों के रूप में लिखा गया है, जैसे कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 10, आर्टिकल 20, आर्टिकल 100 एंड सो ऑन। जैसे कि आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन का अधिकार। आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसी प्रकार से हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो लिखित संविधान का अर्थ यह है कि सारे के सारे अनुच्छेद, सारे के सारे प्रावधान या फिर सारे के सारे आर्टिकल्स एक ही बुक में लिखे गए हों या फिर एक ही दस्तावेज में लिखे गए हों। तो यदि आपको भारत का संविधान पढ़ना है तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, उस बुक को उठाना है और आपको पूरा का पूरा संविधान एक ही बुक में मिल जाएगा। आपको अलग अलग बुक्स में नहीं देखना है। भारत का संविधान अलग अलग बुक्स में बिखरा हुआ नहीं है, भारत का पूरा संविधान एक ही बुक में लिखा हुआ है। तो यदि आप भारत का संविधान पढ़ना चाहते हैं या किसी भी लिखित संविधान को पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक बुक उठानी है और आपको सारा संविधान उस एक बुक में लिखा मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता है। प्रोविजंस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट कोडिफाइड इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि अलिखित संविधान के समस्त प्रावधान एक ही कानूनी दस्तावेज में नहीं लिखे जाते हैं। अब क्या अर्थ है इस बात का? तो जैसे हमारे लिखित संविधान में प्रावधान होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अलिखित संविधान में भी प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं। तो किसी भी अलिखित संविधान के जो प्रावधान होते हैं उनको एक डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाता, उनको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है। मान के चलो 100 डॉक्यूमेंट्स में, 200 डॉक्यूमेंट्स में, है ना? तो किसी भी अलिखित संविधान के जो भी प्रावधान होते हैं, जो भी प्रोविजंस होते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत सारी बुक्स में फैले होते हैं, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में फैले होते हैं। तो जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, यूके का संविधान। तो यदि आपको यूके का संविधान पढ़ना है तो आपको यूके का संविधान एक बुक में नहीं मिलेगा। आपको यूके के संविधान को पढ़ने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग दस्तावेजों को पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि सर, ऐसा क्यों है कि लिखित संविधान को एक ही किताब में लिखा जाता है और अनरिटन या अलिखित संविधान को अलग अलग किताबों में लिखा जाता है? अब फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अलिखित संविधान का अर्थ यह नहीं है कि वो ओरल है या फिर मौखिक है। अलिखित संविधान का अर्थ यह है कि वो
अलग अलग दस्तावेजों में है, वो बहुत सारे भिन्न भिन्न दस्तावेजों में लिखा गया है। यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी बुक्स को उठा के पढ़ना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है। तो इस क्यों का आंसर देने के लिए मैं आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अलिखित संविधान को बनाने का प्रोसेस बताऊंगा कि ये बनते कैसे हैं आखिरकार। तो फ्रेंड्स, किसी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले या लिखित संविधान को बनाने से पहले एक संविधान सभा का गठन करना पड़ता है। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में पार्लियामेंट या संसद के बारे में बताया है, तो संसद क्या होती है? संसद वो बॉडी होती है जो देश के लिए कानून बनाती है। बिल्कुल उसी प्रकार संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी होती है जो संविधान को बनाती है। तो अब संविधान सभा में भी उसके बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो अब ये सदस्य क्या करते हैं? ये मेंबर्स आपस में डिस्कशन करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे डेलिब्रेशन करते हैं। जैसे कि क्या हमें अपने देश को सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष बनाना है? क्या हमें अपने देश को संप्रभु बनाना है यानी कि सोवरेन बनाना है? क्या हमारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार मिलने चाहिए? और यदि हाँ, तो कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलने चाहिए? हमारी सरकार का स्वरूप कैसा होगा? जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में सरकार का स्वरूप यानी गवर्नमेंट का नेचर पढ़ाया था। तो सरकार का स्वरूप कैसा होगा? गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा? चुनाव कैसे होंगे? है ना? तो ऐसी ही कई बातों पर ये सदस्य आपस में डिस्कशन करते हैं और सारा डिस्कशन करने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। और ये उस कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि जितने भी इन्होंने प्रावधान बनाए हैं संविधान के, जितने भी अनुच्छेद बनाए हैं संविधान के, उनको एक पुस्तक में लिख देते हैं। अब ये इन सभी प्रावधानों को एक ही दस्तावेज में क्यों लिख देते हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कॉमन सेंस सी बात है कि जब सारे के सारे प्रावधान एक ही समय पर एक साथ बनाए जा रहे हैं तो उनको एक ही बुक में लिखा जाएगा, है ना? लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता है। अलिखित संविधान कैसे बनता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है? तो फ्रेंड्स, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान को बनाने के लिए किसी भी संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होती है ना? देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मेकिंग ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यदि संविधान सभा की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर इसको बनाता कौन है? तो इस बात को मैं आपको यूके का एग्जांपल देके समझाऊंगा। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान कैसा है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे देश में संसद होती है, पार्लियामेंट होती है जो कि कानून बनाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से ब्रिटेन के पास भी उसकी संसद है। ब्रिटेन यानी कि यूके के पास भी उसका पार्लियामेंट है जो कि यूके के लिए कानून बनाती है। अब मान के चलिए, अब कानून कब बनता है? कानून तब बनता है जब कानून की आवश्यकता होती है। जैसे कि पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, है ना? इंटरनेट नहीं था, तो कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड अपराध भी नहीं थे, यानी कि साइबर क्राइम्स भी नहीं थे। लेकिन जब कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, तो उनसे रिलेटेड अपराध उभर के सामने आने लगे, यानी कि साइबर क्राइम्स बढ़ने लगे। तो साइबर क्राइम्स को रेगुलेट करने के लिए, इन अपराधों को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। तो संसद क्या करेगा? संसद साइबर लॉ बनाएगा, यानी कि इन अपराधों को रोकने के लिए कानून बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मान के चलिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने सबसे पहला कानून कब बनाया? सन 2001 में। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल नंबर है, यानी कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत नंबर है ना, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो मान के चलिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने पहला कानून बनाया 2001 में, दूसरा कानून बनाया 2005 में, फिर 2008 में, फिर 2010 में, फिर 2016 में, है ना? तो जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक ब्रिटेन के संसद ने क्या किया? कानून बनाया। अब ये सभी कानून, है ना, ये सभी कानूनों को साथ मिलाकर हम क्या बोलेंगे कि ये ब्रिटेन का संविधान है। ओके, सो ब्रिटेन का संविधान क्या है, या फिर कोई भी अलिखित संविधान क्या है? तो ब्रिटेन का संविधान वो है, ब्रिटेन का संविधान उन सभी लॉज का कलेक्शन है ना,
उन सभी लॉज जो कि पार्लियामेंट ने अलग अलग समय पर बनाई हैं, वो सभी कानून जो कि संसद ने आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग समय पर बनाए हैं, यदि हम उन सभी कानूनों को एक साथ रख दें तो वो ब्रिटेन का संसद है, तो वो ब्रिटेन का क्या है, संविधान है, वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि अलिखित संविधान कैसे बनता है। तो किसी भी देश की संसद, किसी भी देश का पार्लियामेंट आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग समय पर अलग अलग कानून बनाता है ना, और उन सभी कानूनों को मिलाकर हम बोलते हैं कि यह उस देश का क्या है, संविधान है। ओके, तो फ्रेंड्स अब यहां पर हो क्या रहा है, अब यहां पर ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं है कि एक बॉडी, जैसे कि हमारी लिखित संविधान के टाइम पे कौन थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, संविधान सभा, तो ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है कि एक संविधान सभा ने एक समय पर बैठकर संविधान के सारे प्रावधान बनाए हों। क्या हो रहा है यहां पर यह हो रहा है कि संसद अलग अलग समय पर अलग अलग कानून पारित कर रहा है। तो जैसे 2001 में यदि किसी कानून की आवश्यकता पड़ी तो संसद ने 2001 में कानून बनाया, फिर 2005 में किसी कानून की आवश्यकता पड़ी तो 2005 में कानून बनाया। यानी कि ये जो प्रोविजंस हैं या प्रावधान हैं कानून के, तो किसी भी अलिखित संविधान के प्रावधान क्या हैं, किसी भी अलिखित संविधान के प्रावधान संसद द्वारा बनाई गई अलग अलग कानून है। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान है क्या, अलिखित संविधान संसद द्वारा पारित किए गए अलग अलग लॉस का कलेक्शन ही तो है। जब अपन संसद द्वारा बनाए हुए अलग अलग लॉस को, अलग अलग कानूनों को एक साथ रख देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, अलिखित संविधान कहेंगे, है ना। तो इन कानूनों को अलग अलग समय पर बनाया गया है, तो जब इनको बनाया गया तब इनको एक अलग दस्तावेज में लिख दिया गया, और यही कारण है कि एक अलिखित संविधान बहुत सारे दस्तावेजों में छितरा होता है। एक अलिखित संविधान बहुत सारे अलग अलग दस्तावेजों में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जब आवश्यकता पड़ी तब कानून बनाया और तब उस कानून को एक दस्तावेज में लिख दिया गया। तो यदि आपको एक अलिखित संविधान पढ़ना है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, अब हम अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस क्या है? तो इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम एंड नॉट द लेजिस्लेचर। यानी कि लिखित संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है। तो किसी भी लिखित संविधान वाले सिस्टम में सर्वोच्च कौन होता है? संविधान सर्वोच्च होता है, ना कि विधायिका। ओके, ऐसा क्यों होता है कि संविधान सर्वोच्च है और विधायिका सर्वोच्च नहीं है? ऐसा इसलिए होता है कि विधायिका को बनाया किसने? जैसे कि इस बात को मैं फिर से आपको इंडिया का, भारत का एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे भारत की विधायिका कौन है? भारत की विधायिका भारत का संसद है, यानी कि इंडिया की लेजिस्लेचर कौन है? इंडिया की लेजिस्लेचर उसका पार्लियामेंट है। तो इंडिया के पार्लियामेंट को सारी शक्तियां किसने दी? इंडिया के पार्लियामेंट को उसकी सारी शक्तियां इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। भारत के संसद को उसकी सारी शक्तियां किसने दी? उसके संविधान ने दी। तो संसद की शक्तियों का स्रोत कौन है? हु इज द सोर्स ऑफ द ऑल द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट? तो संसद की समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? संसद की समस्त शक्तियों का स्रोत संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन संसद की समस्त शक्तियों का स्रोत है तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा शक्तिशाली है, संविधान ज्यादा शक्तिशाली है। और फ्रेंड्स, यहां तक कि संसद यानी कि जो पार्लियामेंट है उसको एस्टेब्लिश कौन करता है? पार्लियामेंट को एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन करता है ना। संसद को स्थापित कौन करता है? संसद को स्थापित संविधान करता है। कहां लिखा है कि भारत के पास एक संसद होगा? ये संविधान में लिखा है। कहां लिखा है कि इंडिया के पार्लियामेंट की क्या क्या पावर्स होंगी? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। यानी कि पार्लियामेंट की सभी पावर्स का सोर्स कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए ज्यादा पावरफुल कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यदि कोई मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस और संसद में, तो कौन जीतेगा? डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता है। तो अलिखित संविधान में कैसा होता है? तो इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर इज सुप्रीम। ओके, अलिखित संविधान में विधायिका सर्वोच्च होती है। ऐसा क्यों होता है कि विधायिका सर्वोच्च होती है? क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया जस्ट कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान को कौन बनाता है?
एक अलिखित संविधान को उस देश का संसद या उस देश की विधायिका बनाती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मनुष्यों को ईश्वर ने बनाया है, तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली है या ईश्वर? तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि चूंकि ईश्वर ने मनुष्यों की रचना की है तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है और मनुष्य ईश्वर के अधीनस्थ हैं। बिल्कुल उसी प्रकार एक अलिखित संविधान या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रहा है या लेजिस्लेचर बना रही है, विधायिका बना रही है। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? पार्लियामेंट ज्यादा शक्तिशाली होगा। और फ्रेंड्स, जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाएगा, जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाएगी, वो उनके संविधान का पार्ट बन जाएगा, है ना। तो यदि लेजिस्लेचर संविधान में कोई भी परिवर्तन करना चाहती है तो वो क्या करेगी? सिंपली एक लॉ बनाएगी और संविधान को चेंज कर देगी, है ना। तो संविधान को बनाने वाली शक्ति कौन है? संविधान को बनाने वाली शक्ति लेजिस्लेचर है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है? लेजिस्लेचर। फ्रेंड्स, अब हम तीसरा डिफरेंस देखेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फ्रेंड्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब इस बात का क्या मतलब है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर एक लिखित संवैधानिक अधिनियमित संविधान है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, एक लिखित संविधान कैसे बनता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर एक संविधान सभा पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस यानी संविधान के सारे प्रावधानों को एक साथ बनाकर एक बुक में लिख देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब उन्होंने सारे प्रावधानों को एक साथ बनाया है और एक साथ लिख दिया है, तो उसके बाद अब इन प्रोविजंस को यानी कि इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्हें क्या करना है? एनेक्ट करना है। एनेक्ट करना है यानी कि अधिनियमित करना है। तो क्या मतलब होता है अधिनियमित का या एनेक्ट करने का? तो जैसे कि आप जानते हैं भारत में कानून कैसे बनता है, तो सबसे पहले किसी भी कानून को लोकसभा पास करती है, उसके बाद राज्यसभा पास करती है और उसके बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। और जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब एक बिल अधिनियमित हो जाता है। जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तब तक वो बिल है, और जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो अब वो बिल अधिनियम बन चुका है, यानी कि बिल अधिनियमित हो गया है, यानी कि एक्ट बन गया है। बिल्कुल उसी प्रकार जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जैसे कि मैं आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देता हूं। जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा ने बनाया, उसके सारे के सारे प्रावधानों को या प्रोविजंस को बनाया, उनको एक किताब में लिखा और उसके बाद 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करके उसको एडॉप्ट किया। यानी कि जैसे कि हमारे किसी भी बिल पर हस्ताक्षर कौन कर रहा है? राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और उसको अधिनियमित कर दिया। यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्ट बन चुका है ना। अब वो बिल नहीं रह गया है, अब वो एक एक्ट बन चुका है। अब वो बिल नहीं रह गया, अब वो एक अधिनियम बन चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन देश की एक बेसिक लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन देश की मौलिक विधि है, मूलभूत विधि है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी विधि है, ऐसी मूलभूत विधि है जिस पर देश का पूरा लीगल फ्रेमवर्क टिका हुआ है, पूरा का पूरा लीगल ढांचा टिका हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक्चुअल में एक लॉ ही है। कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक कानून ही है, भले ही वो मौलिक कानून है लेकिन है तो कानून ही। तो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि एक साधारण कानून शुरुआत में बिल होता है और जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो अधिनियमित हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और उस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर कर दिए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? अधिनियमित हो गया। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अधिनियमित कब किया? एनेक्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को हमने उसको अधिनियमित किया और इस दिन को हम लीगल डे या विधि दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान एक विकसित संविधान है, अलिखित संविधान एक डेवलप्ड संविधान है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको समझाया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान को किसी भी एक बॉडी ने एक टाइम पर बैठकर नहीं बनाया है।
है ना, उस देश का संसद जो है उसने अलग अलग टाइम पर जो लॉज बनाए, कानून बनाए, उन सभी कानूनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि वो उस देश का संविधान है ना। यानी कि उस पूरे के पूरे संविधान को एक साथ एनेक्ट नहीं किया गया, उस पूरे के पूरे संविधान को एक साथ अधिनियमित नहीं किया गया। उस देश की संसद ने समय आने पर, आवश्यकता आने पर अलग अलग समय पर अलग अलग लॉज बनाई, अलग अलग कानून बनाए, और उन सभी कानूनों को मिला के हमने बोला कि यह उस देश का क्या है, संविधान है। यानी कि उस देश के संविधान का क्या हुआ, विकास हुआ, है ना। यानी कि एक लॉ 2001 में, मान के चलिए एक लॉ सन 1600 में बनी, है ना, उसके बाद एक लॉ सन 1650 में बनी, फिर अगली लॉ सन 1700 में बनी, फिर अगला कानून सन 1800 में बना। यानी कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस देश के संविधान का विकास हो रहा है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ रही है वैसे वैसे विकास हो रहा है। अब हम अगला डिफरेंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉस। यानी कि लिखित संविधान में संविधान और अन्य कानूनों के प्रावधानों के बीच अंतर होता है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, लिखित संविधान को कौन बनाता है, एक अलग से एक संविधान सभा का गठन होता है और वो लिखित संविधान को बनाती है। और साधारण कानूनों को कौन बनाता है, देश की संसद बनाती है ना। और संविधान क्या है, संविधान देश की मौलिक विधि है। संविधान वो विधि है जिस पे देश का पूरा लीगल ढांचा खड़ा हुआ है। यानी कि संविधान सबसे महत्वपूर्ण विधि है, बाकी की जितनी भी लॉज हैं वो संविधान के सामने सेकेंडरी हैं, संविधान सुप्रीम है। और यदि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई भी मतभेद होता है संविधान और दूसरी लॉज के प्रोविजंस के साथ, तो कौन जीतेगा, संविधान जीतेगा। तो इसलिए संविधान के प्रोविजंस अलग हैं, संविधान के प्रावधान अलग हैं और बाकी के लॉज अलग हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान में क्या होता है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। ठीक है, यानी कि अलिखित संविधान में संविधान और अन्य कानूनों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देश की संसद जो भी कानून बनाएगी वो उनके संविधान का हिस्सा बन जाएगा। संविधान, संसद के द्वारा बनाए हुए सभी कानूनों को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, उस देश का संविधान बोल रहे हैं। इसलिए संसद ने जो भी कानून बनाया वो क्या बन गया, संविधान बन गया। इसलिए संविधान और अन्य कानूनों में कोई अंतर है ही नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पांचवा डिफरेंस। सो इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी जनरली एंजॉयज मोर पावर। यानी कि किसी भी लिखित संविधान में न्यायपालिका को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि लिखित संविधान में न्यायपालिका या फिर जुडिशरी को ज्यादा पावर प्राप्त है? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुडिशरी कैन डिक्लेयर एन एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एज नल एंड वॉइड इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर न्यायपालिका विधानमंडल और कार्यपालिका की किसी भी कार्यवाही को, किसी भी एक्शन को अवैध घोषित कर सकती है। अब आपको इस बात को और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि पुलिस क्या है, पुलिस सरकार है। तो फ्रेंड्स, यदि पुलिस किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है ना, तो उस व्यक्ति ने ना तो कोई कानून की उल्लंघना की है, ना ही उसने कोई क्राइम किया है, तो भी पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया। अब पुलिस क्या है, पुलिस एग्जीक्यूटिव है। तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका पुलिस के इस एक्शन को, पुलिस के इस काम को असंवैधानिक या फिर अवैध घोषित कर सकती है। तो उस व्यक्ति को तुरंत जेल से छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस का कार्य गलत था और इस बात पर जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका पुलिस को सजा भी देगी। फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी प्रकार यदि विधानमंडल यानी कि संसद या लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून पारित करती है जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, तो जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका लेजिस्लेचर के उस एक्ट को यानी कि विधानमंडल के उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। पर फ्रेंड्स, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी हैज लिमिटेड पावर्स। यानी कि अलिखित संविधान में न्यायपालिका के पास सीमित शक्तियां होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान वाली शासन प्रणाली में जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका
एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के किसी भी काम को अवैध घोषित तो कर सकती है, जैसे कि अभी मैंने आपको पुलिस वाला एग्जांपल दिया, पर न्यायपालिका विधायिका के किसी भी काम को अवैध घोषित नहीं कर सकती। यानी कि जुडिशरी लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जुडिशरी किस बात पर पुलिस यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के किसी भी एक्शन को इनवैलिड बता रही थी? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, इस आधार पर कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, यानी कि कार्यपालिका या विधायिका ने संविधान की उल्लंघना की है। लेकिन किसी भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अलिखित संविधान वाले सिस्टम में संविधान बनाता कौन है? संविधान पार्लियामेंट बनाता है, संसद बनाता है, यानी कि वहां की लेजिस्लेचर बनाती है, वहां का विधानमंडल बनाता है। तो विधानमंडल ने जो भी कहा वो क्या बन गया? वो संविधान बन गया, है ना। तो यदि विधानमंडल का हर कथन संविधान है, तो फिर न्यायपालिका किस आधार पर विधानमंडल के किसी भी काम को अवैध घोषित कर पाएगी? इसलिए फ्रेंड्स, किसी भी अलिखित संविधान वाले सिस्टम में न्यायपालिका विधानमंडल के किसी भी कार्य को अवैध घोषित नहीं कर सकती है। यदि हम हायरार्की ऑफ पावर्स देखें, यानी कि सबसे ऊपर कौन है पावर में, सबसे नीचे कौन है, तो यदि मैं आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बताऊं, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पावरफुल संविधान होता है, उसके बाद न्यायपालिका होती है, उसके बाद विधायिका होती है और उसके बाद कार्यपालिका होती है। लेकिन यदि हम अलिखित संविधान वाला सिस्टम देखें तो विधायिका सबसे पावरफुल होती है, लेजिस्लेचर इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, ठीक है। और विधायिका के बाद संविधान आता है, संविधान के बाद न्यायपालिका आती है और न्यायपालिका के बाद कार्यपालिका आती है ना। तो न्यायपालिका को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले सिस्टम में बहुत पावरफुल बनाया जाता है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले सिस्टम में विधायिका न्यायपालिका से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि विधायिका ही संविधान को बना रही है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं छठवां डिफरेंस। तो इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो फ्रेंड्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव राइज टू अ फेडरल और यूनिटरी सिस्टम, यानी कि लिखित संविधान एक संघीय या एकात्मक शासन प्रणाली को जन्म दे सकता है। अब क्या मतलब है इस बात का? तो इसके लिए हमें समझना होगा कि फेडरल या संघीय शासन प्रणाली से क्या मतलब है और यूनिटरी या एकात्मक शासन प्रणाली से क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, फेडरल और यूनिटरी या संघीय और एकात्मक को मैं आपको डिटेल में तब पढ़ाऊंगा जब मैं फेडरेशन वाला टॉपिक लूंगा, यानी संघवाद वाला टॉपिक लूंगा। अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको इनका एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। तो फ्रेंड्स, फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें सरकार के दो लेवल हों, जैसे कि हम इंडिया में देख सकते हैं सरकार के दो लेवल, एक सरकार सेंट्रल लेवल पे और एक सरकार स्टेट या प्रोविंस लेवल पे, है ना। तो एक सरकार केंद्र में और एक सरकार प्रांतों में या राज्य में। जैसे कि भारत में केंद्र में कौन सी सरकार है? मोदी सरकार है। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की सरकार है। यानी कि केंद्र पर अलग सरकार और राज्यों में अलग सरकार। अब फ्रेंड्स, फेडरेशन का जो सिद्धांत है, यानी कि संघवाद का जो सिद्धांत है, वो यह कहता है कि ये जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, ये जो दोनों सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों की शक्तियां समान होंगी, दोनों के पास समान शक्तियां होंगी, है ना। दोनों के पास अलग अलग विषय होंगे जिन पे वो कानून बना सकें, और वो जो विषय होंगे वो समान महत्वपूर्णता के होंगे, यानी कि वो सेम इंपॉर्टेंस के होंगे, वो इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। कोई भी किसी के नीचे नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से छोटी है या राज्य सरकार केंद्र सरकार से छोटी है। दोनों सरकारें बराबर हैं, है ना। दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों बराबर शक्तिशाली हैं। लेकिन यूनिटरी सिस्टम क्या है या एकात्मक शासन प्रणाली क्या है? तो यदि आप फेडरल गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल देखना चाहते हैं या संघीय सरकार का बेस्ट उदाहरण देखना चाहते हैं, तो आप यूएसए का सिस्टम देख सकते हैं। यूएसए में बिल्कुल फेडरल सरकार है। लेकिन यदि आप एकात्मक सरकार को देखना चाहते हैं तो आप यूनाइटेड किंगडम या यूके को देख सकते हैं। तो यूके में कैसा सिस्टम है या फिर किसी एकात्मक शासन प्रणाली में कैसा सिस्टम होता है? तो फ्रेंड्स, यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक शासन प्रणाली वाले सिस्टम में क्या होता है
कि सिर्फ एक सरकार होती है और वो भी केंद्र में, यानी कि देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट एंड दैट टू एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो डेफिनेटली एक सरकार है, तो सारी शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। सबसे शक्तिशाली कौन है? केंद्र सरकार। सारे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली होती है और एक्चुअल में एक ही सरकार होती है, वो केंद्र पर होती है। तो फ्रेंड्स, जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि लिखित संविधान है, वो फेडरल सिस्टम भी बना सकता है और यूनिटरी सिस्टम भी बना सकता है, यानी कि वो संघीय व्यवस्था भी बना सकता है और एकात्मक शासन प्रणाली को भी जन्म दे सकता है। कैसे? क्योंकि सारा का सारा संविधान एक संविधान सभा द्वारा एक ही समय पर बनाया जा रहा है। तो आप अपने देश को जैसा भी बनाना चाहते हैं वैसा संविधान में लिख दीजिए। यदि आप अपने देश को संघात्मक बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने देश को फेडरल बनाना चाहते हैं, तो आप संविधान में लिख दीजिए। यदि आप अपने देश को यूनिटरी बनाना चाहते हैं तो आप संविधान में लिख दीजिए, यानी कि देश को कैसा भी बनाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली जनरेट यूनिटरी सिस्टम, यानी कि अलिखित संविधान केवल एकात्मक शासन प्रणाली को ही उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता कौन है? अलिखित संविधान को बनाता कौन है? देश की संसद। और संसद क्या है? संसद केंद्र सरकार का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, यानी कि केंद्र सरकार का विधानमंडल है ना। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संसद क्या है? संसद केंद्र सरकार की विधायिका है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं आपको कानून बनाने की शक्ति दे दूं कि आप कानून बनाइए, तो आप कैसा कानून बनाएंगे? आप डेफिनेटली ऐसा कानून बनाएंगे कि सारी शक्तियां आपके पास आ जाएं, है ना। क्यों? इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, ये मानव स्वभाव है कि हर कोई अधिक से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। तो यदि मैं किसी भी व्यक्ति को कानून बनाने की शक्ति दे दूं, तो वो व्यक्ति स्वयं को अधिक से अधिक शक्तियां दे देगा। तो बिल्कुल यही होता है। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान वाले सिस्टम में संविधान बनाता कौन है? संसद बनाता है। तो संसद क्या करेगा? संसद अधिक से अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को देगा, संसद अधिक से अधिक शक्तियां स्वयं को देगा और समय के साथ उसकी शक्तियों में इजाफा होता जाएगा। जैसे कि यदि आप ब्रिटेन के संसद को देखें, तो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो शुरुआत में इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन समय के साथ उसकी शक्तियों में इजाफा होता गया और आज वो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल पार्लियामेंट है, बहुत ही शक्तिशाली संसद है। उसकी शक्तियां बहुत पावरफुल है, मींस उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। तो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अलिखित संविधान जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एकात्मक शासन प्रणाली को उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाएगा कौन? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या है? केंद्र सरकार की विधायिका है। तो वो क्या करेगी? अधिक से अधिक शक्तियां केंद्र को देगी और सारा सिस्टम कैसा बन जाएगा? एकात्मक शासन प्रणाली वाला। फ्रेंड्स, अब हम 7वां डिफरेंस देखेंगे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, यानी कि लिखित संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अलिखित संविधान हमेशा लचीला होता है। तो क्या मतलब होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान से और लचीला या फिर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन से? तो फ्रेंड्स, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें परिवर्तन लाना, जिसके किसी भी प्रोविजन को, किसी भी आर्टिकल को चेंज करना बहुत मुश्किल होता हो, जिसकी जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है, उसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल हो। ठीक है, जैसे कि आप यूएसए का संविधान देख सकते हैं। यूएसए का संविधान बहुत कठोर है। एक लचीला या फ्लेक्सिबल संविधान वो होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन लाना बहुत आसान हो। यदि आप उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, यदि आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं, उसके किसी भी आर्टिकल को बदलना चाहते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से उसे बदल सकें। जैसे कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान वो बहुत लचीला है। अब फ्रेंड्स, जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड संविधान भी बना सकता है और फ्लेक्सिबल संविधान भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि आप जैसा अपने संविधान को बनाना चाहते हैं वैसा आप संविधान में लिख दीजिए और वो वैसा बन जाएगा। लेकिन एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिस्टम जो है वो हमेशा लचीला ही होता है, हमेशा फ्लेक्सिबल ही होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ देश के विधानमंडल को, देश के पार्लियामेंट को एक कानून बनाना है
और वो कानून उनके संविधान का हिस्सा बन जाएगा और संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिखित संविधान है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब हमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया का संविधान कठोर है या लचीला है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो फ्रेंड्स, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्स है, यानी कि वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। तो अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका कारण यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को बड़े ही आसानी से अमेंड किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रावधान है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको अमेंड करना बहुत आसान है, उनकी जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐसे प्रावधान हैं भारत के संविधान में जिनको अमेंड करना, जिनको बदलना बहुत मुश्किल है। उनकी संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको आसानी से बदला जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको बदलना बहुत मुश्किल है। तो वो कैसे प्रावधान है? रिजिड है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्रेंड्स, जब मैं आपको अमेंडमेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, यानी आर्टिकल 368 पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कौन से वो प्रोविजंस हैं जो आसानी से बदले जा सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं, और ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो रिजिड हैं, और ऐसा क्यों है कि ये प्रोविजंस फ्लेक्सिबल हैं और ये प्रोविजंस रिजिड हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक। सो फ्रेंड्स, गद्दाफी जो था वो लीबिया का शासक था, यानी गद्दाफी वाज द रूलर ऑफ लीबिया। और आप सबने किम जोंग उन के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। और कौन है ये किम जोंग उन? ये उत्तर कोरिया के शासक हैं, यानी कि ये रूलर हैं नॉर्थ कोरिया के। अब फ्रेंड्स, लीबिया के पास भी अपना संविधान है और नॉर्थ कोरिया के पास भी अपना संविधान है। तो उनके पास संविधान होते हुए भी इन रूलर्स ने, इन शासकों ने, यानी गद्दाफी और किम जोंग उन ने अपनी जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया। ठीक है, यानी लीबिया के पास भी अपना संविधान था, नॉर्थ कोरिया के पास भी अपना संविधान है, फिर भी गद्दाफी ने लीबिया की जनता का शोषण किया, किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की जनता का शोषण किया। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? जब संविधान था तो लोगों का शोषण क्यों हुआ? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मिस हो रहा है? उस एलिमेंट को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर संविधानवाद। ओके, सो क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर क्या होता है ये संविधानवाद? तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक जिन है और अलादीन है और एक लैम्प है। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, अलादीन क्या है? अलादीन बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, गरीब है, पुअर है, कुछ भी नहीं कर सकता, है ना, हेल्पलेस है, मजबूर है। और जिन क्या है? जिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिनके पास सारी पावर्स हैं, है ना, जिन जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन तब भी जिन अलादीन का गुलाम है, जिन अलादीन की सेवा करेगा, अलादीन जो भी कहेगा जिनको उस बात को मानना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अलादीन के पास क्या है? अलादीन के पास चिराग है, अलादीन के पास लैंप है, और ये चिराग या ये लैंप पे क्या है? ये जिन का कंट्रोल है। तो यदि जिन कुछ भी गड़बड़ करना चाहेगा तो अलादीन क्या करेगा? चिराग को रगड़ेगा, है ना, अपने लैंप को रब करेगा और जिन को वापस इस लैंप में कैद कर लेगा। यानी कि जब तक अलादीन के पास चिराग है तब तक जिन उसका कुछ नहीं कर सकता। अब आपको संविधानवाद के टॉपिक को समझाने के लिए मैं जिन को सरकार से कंपेयर करूंगा, अलादीन को लोगों से या जनता से कंपेयर करूंगा, और संविधान को कंपेयर करूंगा लैंप से। तो डेफिनेटली जैसे कि अलादीन बहुत वीक था, अलादीन बहुत कमजोर था, बिल्कुल उसी प्रकार जनता क्या है? जनता बहुत कमजोर है, जनता वीक है, जनता गरीब है। और सरकार क्या है? सरकार बहुत पावरफुल है, सरकार के पास सब कुछ है, सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास आर्मी है, यानी कि सरकार अलमाइटी है। लेकिन तो भी सरकार क्या करती है? लोगों की सेवा करती है। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में क्या है? चिराग है, और वो चिराग क्या है? संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है।
तो लोगों के हाथ में क्या है? संविधान है। और इसी संविधान के कारण, संविधान क्या है? सरकार का कंट्रोल है। जैसे कि जिनका कंट्रोल क्या था? चिराग था। बिल्कुल उसी प्रकार सरकार का कंट्रोल क्या है? संविधान है। तो जनता के हाथ में क्या है? संविधान है। तो इस संविधान के कारण सरकार जनता की सेवा करती है। तो फ्रेंड्स, अब सोचिए कि यदि चिराग जिंद को दे दिया जाए, यदि चिराग जिन के हाथ में आ जाए तो जिन क्या करेगा? यदि चिराग जिन के हाथ में आ गया तो जिन आजाद हो जाएगा। अब वो अलादीन का गुलाम नहीं है, अलादीन के पास उसका कंट्रोल नहीं है, तो अब जिन आजाद है। अब जिन आसानी से अलादीन को मार देगा, अब वो आसानी से अलादीन की जिंदगी खराब कर देगा। बिल्कुल उसी प्रकार यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को सरकार के हाथ में दे दें, यदि आप संविधान को शासक के हाथ में दे दें, यदि आप शासक से कहें कि आप लिख लो अपने अकॉर्डिंग संविधान, तो शासक क्या करेगा? शासक आजाद हो जाएगा, सरकार आजाद हो जाएगी। और सरकार क्या करेगी? सरकार लोगों का शोषण करेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में क्या था? संविधान था, जो कि सरकार का कंट्रोल था। लेकिन अब वो कंट्रोल सरकार के पास चला गया, तो सरकार आजाद है। अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार लोगों का शोषण करेगी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में लीबिया में और नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा था? लीबिया और नॉर्थ कोरिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो था, संविधान तो था, लेकिन उनका संविधान किसने लिखा? उस संविधान को या तो नॉर्थ कोरिया और लीबिया के शासकों ने लिखा, वहां के रूलर्स ने लिखा, या फिर उन शासकों के एंसेस्टर्स या पूर्वजों ने लिखा। तो यदि मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यदि मैं आपको कानून बनाने की शक्ति दे दूं तो आप क्या लिखेंगे? आप अधिक से अधिक शक्ति स्वयं को देने की कोशिश करेंगे। एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो उन शासकों ने संविधान में क्या लिखा? उन्होंने संविधान में लिखा कि जो शासक है, जो रूलर है, वो सबसे पावरफुल है। चाहे सरकार कुछ गलत करे, चाहे वो सही करे, जनता को सरकार की बात माननी ही होगी। सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार किसी बेगुनाह को भी मार सकती है। यहां तक कि उन्होंने यह भी लिखा कि रूलर इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि जो शासक है वो अल्लाह या ईश्वर की परछाई है धरती पर। अब चूंकि शासक ईश्वर की परछाई है धरती पर, तो शासक कौन है? शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो शासक चाहे सही करे, चाहे शासक गलत करे, आपको शासक की सारी बात माननी है। तो उन्होंने सारी की सारी शक्तियां स्वयं को दे दी, अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना दिया। वो जो चाहे वो कर सकते थे, वो स्वेच्छाचारी बन गए, है ना। और लोगों से क्या कहा गया कि आपको सरकार की हर बात को माननी है, और यही लोगों के शोषण का कारण बना। तो फ्रेंड्स, संविधानवाद होता क्या है? तो वहां संविधान तो था, लेकिन उस संविधान को किसने बनाया? उस संविधान को शासक ने बनाया। इसलिए वहां संविधान तो था, लेकिन वहां संविधानवाद नहीं था, यानी कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस द सिस्टम ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि वेयर द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर वेल डिफाइंड, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड एंड गवर्नमेंट इज नॉट अनलिमिटेड। यानी कि जहां सरकार की शक्तियां जो हैं वो सुनिश्चित हों, सरकार की शक्तियां जो हैं वो सीमित हों, सरकार की शक्तियां स्वेच्छाचारी ना हों, सरकार की शक्तियां अनंत ना हों, ऐसे सिस्टम को हम संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में संविधानवाद का क्या अर्थ हुआ? कि सरकार की शक्तियां सुनिश्चित हों, सरकार की शक्तियां सीमित हों, सरकार की शक्तियां अनंत ना हों। फ्रेंड्स, अब मैं आपको संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर परिभाषा दूंगा और आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि संविधानवाद क्या होता है। So friends, what is constitutionalism? So constitutionalism is a system having a limited government. Constitutionalism means a system having a limited government that is a governance setup where the powers of the government are not unlimited or arbitrary. Okay, means संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कि एक सीमित सरकार होती है। ठीक, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें एक सीमित सरकार होती है, यानी कि जहां सरकार की शक्तियां असीमित नहीं होती। अब क्या बात है, क्या मतलब है इस बात का कि सरकार की जो शक्तियां की एक सीमित सरकार होती है या सरकार की शक्तियां असीमित नहीं होती? इस बात का मतलब है कि इट गिव्स अ सिस्टम ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट विच वर्क्स फॉर द बेस्ट वेलफेयर ऑफ पीपल एज पर सम वेल डिफाइंड रूल्स which are intended to bring welfare on people। यानी कि
एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक सीमित सरकार होती है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, कुछ स्पष्ट नियमों के अनुसार काम करती है। ठीक है, यानी कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक सीमित सरकार होती है जो लोगों के कल्याण के लिए कुछ स्पष्ट नियमों के अनुसार काम करती है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है या फिर एक सीमित सरकार वाली शासन प्रणाली का क्या मतलब है। तो संविधानवाद का मेन मीनिंग क्या है? संविधानवाद का मतलब है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सीमित सरकार हो, एक ऐसा गवर्नेंस सेटअप जिसमें एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो। तो क्या मतलब है सीमित सरकार या लिमिटेड गवर्नमेंट का? तो जैसे कि सीमित सरकार का अर्थ यह हुआ कि सरकार के मन में जो चाहे, सरकार के मन में जो आए सरकार वो नहीं कर सकती। पुलिस क्या है? पुलिस सरकार ही है। पुलिस क्या है? पुलिस एग्जीक्यूटिव विंग है सरकार का। तो यदि पुलिस के मन में आए कि आज मुझे इस आदमी को मारना है तो पुलिस उसको नहीं मार सकती। पुलिस के मन में यदि आए कि मुझे किसी बेगुनाह को अरेस्ट करना है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस आपको तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि आपने कोई गुनाह ना किया हो। पुलिस आपको तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि आपने किसी कानून की उल्लंघना ना की हो। यानी कि सरकार की शक्तियां स्वेच्छाचारी नहीं हैं। सरकार के मन में जो आए सरकार वो नहीं कर सकती। सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को वो करना पड़ेगा जो कानून में लिखा है। सरकार को वो करना पड़ेगा जो संविधान में लिखा है ना। यानी कि सरकार की शक्तियां कैसी हैं? सरकार की शक्तियां सीमित हैं। सरकार एक दायरे में रहकर काम कर रही है। सरकार के मन में जो आया सरकार वो नहीं कर सकती। अब फ्रेंड्स, इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक सीमित सरकार होती है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो क्या मतलब है कि वह लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है? जैसे कि हम भारत सरकार का उदाहरण लें तो भारत सरकार एक लोक कल्याणकारी सरकार है। तो भारत सरकार हमें स्वास्थ्य सेवाएं देती है, यानी कि हमारे लिए अस्पताल बनाती है, हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड कराती है, हमें फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। यदि कोई बीमार हो जाता है तो वह अपना उपचार फ्री में सरकारी अस्पताल में करवा सकता है। सरकार हमें मुफ्त में शिक्षा देती है, हमें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, टीचर्स शिक्षक प्रोवाइड करवाती है ना। यानी कि सरकार क्या कर रही है? सरकार लोगों का कल्याण कर रही है। सरकार एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो फार्मर्स हैं जिनको सही मूल्य नहीं मिल रहा है बाजार में, वो गवर्नमेंट से अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले सकते हैं, है ना। यानी कि सरकार क्या कर रही है? सरकार लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है, सरकार गरीबों को सपोर्ट कर रही है। तो हमारी सरकार कैसी है? हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है। सरकार का मेन काम क्या है? लोगों का कल्याण करना। अब इसमें आगे यह भी लिखा है कि जो लोक कल्याण मींस जो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक सीमित सरकार होती है जो लोगों के कल्याण के लिए कुछ स्पष्ट नियमों के अनुसार काम करती है। तो लोगों के कल्याण के लिए कुछ स्पष्ट नियमों के अनुसार, तो इन स्पष्ट नियमों से क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, जो कल्याण है उस कल्याण का मतलब भी स्पष्ट होना चाहिए, वरना सरकार करेगी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, सरकार करेगी लोगों का शोषण और कहेगी कि हम क्या कर रहे हैं? लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको हिटलर का एग्जांपल देके समझा सकता हूं। हिटलर ने वास्तव में क्या किया? हिटलर ने वास्तव में लोगों को एक्सप्लॉइट किया। हिटलर ने वास्तव में अपनी जर्मनी की जनता का शोषण किया, लेकिन उसने उस शोषण को क्या नाम दिया? उसने उस शोषण को जर्मनी की जनता के कल्याण का नाम दिया। इसलिए वास्तव में लोक कल्याण क्या है, पब्लिक वेलफेयर क्या है, ये भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इसके भी क्लियर नियम होना चाहिए। यानी कि यदि आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा? ये लोक कल्याण कहलाएगा। यदि आप लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये लोक कल्याण कहलाएगा, है ना। यह लोक कल्याण नहीं कहलाएगा यदि आप अपनी जनता को ले जाके पाकिस्तानी सेना से लड़वाएं, है ना। आप यदि उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग भर दें और उनको पाकिस्तानी सेना से जाके लड़वाएं तो ये लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कहलाएगा। यानी कि यह बात भी पहले से डिसाइड होनी चाहिए, इसके भी नियम होने चाहिए कि लोक कल्याणकारी शब्द का अर्थ क्या है, लोक कल्याण किन किन कार्यों को कहा जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैं तब से एक बात पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूं कि सीमित सरकार होनी चाहिए, सीमित सरकार होनी चाहिए, यानी कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है एक ऐसा गवर्नेंस सेटअप जिसमें एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सीमित सरकार हो। तो असीमित सरकार से क्या प्रॉब्लम है? अनलिमिटेड गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है? तो एक्चुअल में
अनलिमिटेड गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट्स द पावर इन फ्यू हैंड्स, यानी कि असीमित सरकार कुछ हाथों में शक्ति को केंद्रित कर देती है। यानी कि जितनी भी सरकार की शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों को वो एक दो व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित कर देगी। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बना देती है, और यदि आप किसी को सर्वोच्च शक्ति दे दें, किसी को बहुत शक्ति दे दें, तो वो पूर्णतः भ्रष्ट हो जाएगा। तो यदि अनलिमिटेड गवर्नमेंट होगी, असीमित सरकार होगी, तो क्या होगा, कुछ हाथों में शक्ति केंद्रित हो जाएगी और उसके पास असीमित पावर आ जाएगी, और चूंकि उनके पास असीमित पावर आ जाएगी तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे, वो शक्ति के मद में, शक्ति के नशे में भ्रष्ट हो जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, फिर वो लोगों पर अत्याचार करेंगे, है ना। फिर वो करप्ट होकर कॉमन मैन की लिबर्टी पर एनक्रोचमेंट करेंगे, यानी कि आम आदमी की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करेंगे, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। इसलिए सरकार को एक लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, एक सीमित सरकार होनी चाहिए, सरकार की शक्तियां डिफाइंड होनी चाहिए कि सरकार की ये शक्तियां हैं। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद को जनरेट करने के लिए, यानी कि संविधानवाद को बनाने के लिए सिर्फ संविधान का होना आवश्यक नहीं है। टू जनरेट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट बी एनफ। ठीक है, तो यदि संविधानवाद को लाने के लिए अकेले संविधान का होना काफी नहीं है, तो फिर क्या आवश्यक है? आवश्यक यह है कि एक ऐसा संविधान हो जो शासक की नहीं बल्कि लोगों की इच्छाओं को प्रकट करे। इट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ पीपल, नॉट द विल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि एक ऐसा संविधान होना चाहिए जो लोगों की विशेष को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, लोगों की इच्छाओं को दर्शाए, जिसमें लोगों की इच्छाएं हो, लोगों की आशाएं हो, ना कि सरकार की आशाएं हो। तो डेफिनेटली यदि आप सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन देंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तो सरकार क्या करेगी, सरकार एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जिसमें सारी शक्तियां वो स्वयं को दे लेगी। तो यदि आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें लोगों की आशाएं हो, जिसमें लोगों की इच्छाएं हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके थ्रू बनना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के थ्रू बनना चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक रूप से बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से गठित कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र का क्या मीनिंग होता है, रूल ऑफ पीपल, यानी लोगों का राज। तो यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाना चाहते हैं, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, तो आवश्यक यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की आशाएं हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों की विशेष हो, और इसके लिए आवश्यक यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन लोग स्वयं बनाएं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हो, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक रूप से बना हो। जैसे कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल लें, तो हमारे भारत का संविधान किसने बनाया, संविधान सभा में बनाया। संविधान सभा में कौन थे, संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्य थे, और ये सदस्य कौन थे, यह सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे। इन सदस्यों को भारत की जनता ने चुन के भेजा था। तो एक्चुअल में चूंकि ये सदस्य भारत की जनता के प्रतिनिधि थे, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की जनता की आशाएं, भारत की जनता की इच्छाएं, विशेष ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, विशेष ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनता की आशाओं को लिखा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लोकतांत्रिक रूप से गठित संविधान है। अब फ्रेंड्स, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मोर, यदि आप संविधानवाद को और सशक्त करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का एप्लीकेशन करना होगा, यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को देश की राजनीति में लाना होगा। अब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, ये बात भी मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं कि जो सरकार की तीनों शक्तियां हैं, लॉ बनाने की शक्ति, लॉ को इंप्लीमेंट करने की शक्ति, और जस्टिस मेंटेन करने की शक्ति, यानी कि कानून बनाने की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति, और यदि कोई कानून की उल्लंघना करे तो उसे दंड देने की शक्ति, है ना। इन तीनों शक्तियों को अलग अलग बॉडीज को देना है ना। यानी कि जो लॉ कौन सी बॉडी बनाएगी, लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका। लॉ इंप्लीमेंट कौन सी बॉडी करेगी, यानी कानून लागू कौन सी बॉडी करेगी, एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका।
और जस्टिस मेंटेन कौन सी बॉडी करेगी, न्याय व्यवस्था कौन सी बॉडी बनाएगी, यानी कि यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा कौन देगा, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि सरकार की तीनों शक्तियों को तीन अलग अलग बॉडीज को देना है, और ये जो बॉडीज हैं, ये जो संस्थाएं हैं, इनमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी के सदस्य हैं, न्यायपालिका के सदस्य हैं, वो विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। सिमिलरली जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका और न्यायपालिका के सदस्य नहीं हो सकते, है ना। यानी कि यदि पावर्स अलग अलग हाथों में होंगी, यदि पावर्स जो है, शक्ति जो है बिखरी होगी, तो फिर क्या होगा, करप्शन के चांसेस बहुत कम है, भ्रष्ट होने के चांसेस कम है, इस बात के चांसेस कम है कि लोगों का शोषण होगा। क्यों? क्योंकि शक्ति किसी के पास केंद्रित नहीं है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? इसका मतलब यह है कि सरकार के हर अंग, सरकार का हर अंग दूसरे अंगों पर नजर रखेगा कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और यदि वो कुछ गलत करते हैं तो वो उसको वह करने से रोकेगा। जैसे कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर नजर रखेगी, और यदि विधायिका और कार्यपालिका कुछ भी गलत करते हैं तो न्यायपालिका उनको गलत करने से रोक देगी, ताकि आम आदमी का शोषण ना हो। जैसे कि यदि पुलिस किसी बेगुनाह को अरेस्ट करती है, या किसी बेगुनाह को मारने वाली होती है, या किसी बेगुनाह को मारना चाहे, तो न्यायपालिका पुलिस को ऐसा करने से रोक देगी। ठीक है, तो यह मतलब हुआ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का। अब रिस्पॉन्सिबल मीडिया क्या है, या जिम्मेदार मीडिया क्या है? अब मीडिया क्या होती है फ्रेंड्स? मीडिया मतलब मीडिएटर, यानी कि जो लोगों की बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार की बात लोगों तक पहुंचाए। तो मीडिया को ईमानदार होना चाहिए मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि मीडिया लोगों की आशाओं को सरकार तक पहुंचा सके, ताकि सरकार उस अकॉर्डिंग कानून बना सके, पॉलिसी बना सके, और सरकार के सभी अच्छे बुरे कामों को लोगों तक पहुंचा सके, ताकि यदि सरकार कुछ अच्छी काम कर रही हो तो लोग उसकी सराहना करें, और यदि सरकार कोई बुरा काम कर रही हो तो लोग क्या करें, उसको दंड भी दें। तो लोग सरकार को दंड भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? उनको चुनाव में वोट ना देकर। इसके अलावा सिविल सोसाइटी भी एक्टिव होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी क्या होती है? सिविल सोसाइटी मींस जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स, है ना, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और जैसे कि लेबर यूनियन, है ना, मजदूर संघ, इस लेबर यूनियन, है ना। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एक लेबर यूनियन है, एक मजदूरों का संघ है। अब इसके मेंबर्स कौन होंगे? इसके मेंबर्स मजदूर होंगे। तो यदि सरकार मजदूरों की किसी डिमांड को पूरा नहीं कर रही है, तो वो सारे के सारे मजदूर एक यूनियन बनाकर, एक संगठन बनाकर एकत्रित हो सकते हैं, और फिर वो सरकार के खिलाफ धरना दे सकते हैं कि आप हमारी इन मांगों को पूरा करो, अन्यथा हम हड़ताल पर चले जाएंगे। तो सिविल सोसाइटी मींस एक तरह से ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे कि एग्जांपल इसका हो गया लेबर यूनियन, है ना, और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इस तरह से बहुत सारे। तो जब मैं आपको सिविल सोसाइटी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक को मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, constitutionalism not only places limits on the powers of government but also places a limit on the rights and powers of people so that they don't become indisciplined and turn the state into anarchy। यानी कि संविधानवाद सिर्फ सरकार की शक्तियों पर अंकुश नहीं कसता, संविधानवाद सिर्फ एक सीमित सरकार को स्थापित नहीं करता, बल्कि वह लोगों की शक्तियों को भी सीमित करता है, लोगों के अधिकारों को भी सीमित करता है, ताकि लोग इनडिसिप्लिन्ड ना हो जाएं, ताकि लोग बहुत ज्यादा उत्पाती ना हो जाएं, और वो सारे के सारे स्टेट को, सारे के सारे देश को जंगल राज में ना बदल दें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके इस बात को समझाता हूं। जैसे कि अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं जहां की जनता, जहां के लोग इतने ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हैं, इतने ज्यादा अनुशासनहीन हैं कि वो जाकर अपने देश के राष्ट्रपति तक को किडनैप कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा कमजोर है। उन देशों में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में संविधानवाद है ही नहीं, ना सरकार नियमों का पालन कर रही है, ना लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। सरकार भी कमजोर है, जब मौका मिलता है सरकार लोगों का शोषण करती है, और जब मौका मिलता है लोग सरकार का शोषण करते हैं। तो यहां तक कि लोग इतने ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड है, इतने ज्यादा अनुशासनहीन है कि कुछ आतंकवादी संगठन बना के जाते हैं और वो देश के राष्ट्रपति तक को, या किसी भी सरकारी कर्मचारी, किसी भी सरकारी अफसर
को किडनैप कर लेते हैं। तो जो लोग हैं, लोगों को भी अनुशासन में रहना चाहिए। तो संविधानवाद लोगों को भी अनुशासन में रहना सिखाता है, उनके अधिकारों पर, है ना, लोगों के अधिकारों पर भी एक लिमिट या एक बाउंड्री सेट करता है कि आपकी ये लिमिट है, आप इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यदि सरकार लोगों की कोई डिमांड पूरी नहीं कर रही है तो लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन वो देश के राष्ट्रपति को किडनैप नहीं कर सकते, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को किडनैप नहीं कर सकते। तो संविधानवाद लोगों की शक्तियों पर भी अंकुश लगाता है ताकि लोग अनुशासन में रहें और वो पूरे स्टेट को जंगल राज में कन्वर्ट ना कर दें। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि अलग अलग देशों में क्या स्थिति है संविधानवाद की, कि कितना कितना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किस किस देश में है। तो यहां एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में, यानी कि बिल्कुल बाएं तरफ और बिल्कुल दाएं तरफ, मैंने लाल कलर में 0% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और 100% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दर्शाया है। अब 0% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है? 0% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि जहां पर सरकार किसी नियम का पालन नहीं करती, सरकार पूरी तरह से लोगों का शोषण करना चाहती है ना, जहां पर एक तरह से सरकार ही आतंकवादी है, जहां पर लोग भी बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड हैं, है ना, लोग किसी भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। जब कोई किसी नियम का पालन कर ही नहीं रहा है, जब कोई किसी कानून का पालन कर ही नहीं रहा है, तो कानून का अर्थ क्या रह गया? यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो जंगल की तरह है कि जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, तो पूरी तरह से भ्रष्ट, जैसे कि जंगल में होता है, जिसको मौका मिलता है वो दूसरे को मार देता है। और 100% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि सरकार बहुत ही ज्यादा अच्छी है, सरकार सिर्फ लोगों का भला करना चाहती है, लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लोग हर कानून का पालन करते हैं, ना कोई चोरी होती है, ना डकैती होती है, ना रेप्स होते हैं, ना कोई भी सरकार में भ्रष्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एक तरह से राम राज्य है। क्या है? राम राज्य है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल दुनिया में ना तो कभी 0% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, ना 100% कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, क्योंकि राम राज्य भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है और 0% कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि टोटल जंगल राज भी संभव नहीं है। जंगल राज जंगल में ही मिलता है और राम राज्य प्रभु श्री राम के चरणों में ही मिलता है ना। तो ना जंगल राज पॉसिबल है, ना राम राज पॉसिबल है प्रैक्टिकल दुनिया में। तो हम देखते हैं अलग अलग देशों की क्या स्थिति है संविधानवाद में। जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और चाइना, इनमें संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत कम है। पाकिस्तान में नॉर्थ कोरिया से थोड़ा सा ज्यादा है और चाइना में पाकिस्तान से थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि भले ही सरकार लोगों का शोषण करना चाहती है, सरकार भ्रष्ट है, लोग भी भ्रष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नियमों का पालन होता है। सरकार भी मतलब कहने दिखाने के लिए लोगों का कुछ ना कुछ कल्याण कर देती है, लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नियमों का पालन करते ही करते हैं, यानी कि स्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल में है ना। लेकिन अगर आप इंडिया, यूके और यूएसए को देखेंगे तो यहाँ जो संविधानवाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, बहुत हाई है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि सरकार जो है, सरकार लोक कल्याणकारी है, सरकार लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करती है, सरकार क्या करती है? लोगों का कल्याण करती है, सरकार पब्लिक का वेलफेयर करती है। लोग भी जहां तक है नियम मानते हैं, लोगों में भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत है, ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं है। लोग भ्रष्ट तो हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया में है। यानी कि लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं, लॉस को मान रहे हैं, सरकार भी लॉस को मान रही है, सरकार संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रही है, संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही है, लोगों का कल्याण कर रही है। तो ये सब मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। यानी कि सीधी बात यह है कि इन देशों की जो सरकार है वो एक सीमित सरकार है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, और उस गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? उस गवर्नमेंट का मेन काम है लोगों का कल्याण करना। उस सरकार का मेन काम क्या है? लोगों का कल्याण करना। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद है वो यूके और यूएसए से कम है। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया में संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यूके और यूएसए से कम है? सो फ्रेंड्स, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लेस देन यूके एंड यूएसए बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर एंड आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन। यानी कि भारत में, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कम इसलिए है क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और उसके अलावा लोग बटे हुए हैं। लोग लिंग, कास्ट, धर्म, भाषा,
प्रांत, इन सब और इन जैसे कई आधारों पर बटे हुए हैं, है ना। तो जैसे भी सरकार का कोई डिसीजन आता है ना, सरकार का कोई भी डिसीजन आया, सरकार की कोई भी लॉ आई, सरकार की कोई भी पॉलिसी आई, तो लोग सरकार के उस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, यानी कि उसका समर्थन करेंगे, या उसको अपोज करेंगे, यानी कि उसका विरोध करेंगे। किन आधारों पर? इन डिविजन्स के आधार पर। जैसे कि यदि कोई डिसीजन सरकार का मेरी कास्ट को सपोर्ट करता है, मेरे धर्म को सपोर्ट करता है, तो वो डिसीजन सही है, अन्यथा वो डिसीजन गलत है। जैसे कि यदि मैं अपर कास्ट हिंदू हूं और यदि कोई कानून लोअर कास्ट हिंदूज के लिए आता है, तो मैं उस कानून का विरोध करने कौन जाऊंगा, बिना यह सोचे कि क्या यह कानून वास्तव में सही है या गलत है। सिमिलरली यदि मैं एक लोअर कास्ट हिंदू हूं और यदि कोई कानून अपर कास्ट हिंदूज के लिए आता है, तो मैं यह नहीं सोचूंगा कि भाई ये कानून सही है या गलत है, मैं सीधा सीधा उसका विरोध करने पहुंच जाऊंगा, है ना। यदि सरकार रिजर्वेशन बढ़ाती है तो अपर कास्ट हिंदू सीधा सीधा उसका विरोध करने उतर जाते हैं। यह नहीं देखते कि क्या वास्तव में उस समुदाय को रिजर्वेशन की आवश्यकता है। यह भी तो हो सकता है उस समुदाय को रिजर्वेशन की आवश्यकता हो। और यदि सरकार रिजर्वेशन को कम करती है, तो जो लोअर कास्ट हिंदू हैं, जिनको मतलब कि रिजर्वेशन मिलता है, वो डायरेक्ट सरकार का विरोध करने में उतर जाते हैं। वो यह नहीं देखते कि क्या वास्तव में अब हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, क्या वास्तव में अब हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हम बिना रिजर्वेशन के भी अपने आप को सरकार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चूंकि हम लोग कई आधारों पर बटे हुए हैं, हम लोग लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर बटे हुए हैं। यदि आप भारत की राजनीति को देखना चाहते हैं तो भारत की राजनीति पूर्णतः जाति की राजनीति है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप एक ब्राह्मण कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। यदि आप एक कायस्थ हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप एक कायस्थ कैंडिडेट को वोट करें। यदि आप एक शूद्र हैं या यदि आप एक किसी शूद्र फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप शूद्र को ही वोट करें। यदि आप वैश्य हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप वैश्य को ही वोट करें। आप एक वैश्य लीडर को ही देखना चाहेंगे। आप वास्तव में यह नहीं सोचेंगे कि वास्तव में वह लीडर हमारे लिए अच्छा है या नहीं, हमारे देश के लिए अच्छा है या नहीं, क्या वो हमारे लिए कुछ भला करेगा या नहीं। और इस कारण से भारत में सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, लोग संगठित नहीं हैं, लोग बटे हुए हैं, है ना। और सरकार इसी बात का फायदा उठाती है और फिर सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। सरकार भी लोगों को बांटती है और सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बार क्या हुआ कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि वो बेंगलोर मेट्रो से हिंदी का आखिरी शब्द तक मिटा देंगे, है ना। तो वास्तव में आप सुनते ही कहेंगे कि सर, ये डिसीजन बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन लोगों ने इस डिसीजन का सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि लोग बटे हुए हैं भाषा के आधार पर। वास्तव में सरकार को चाहिए कि यदि संभव हो तो जितनी भी भाषाएं भारत के लोग बोलते हैं वो सब मेट्रोस पे लिखते हैं, ताकि लोगों को आसानी हो चीजों को समझने में, है ना। क्योंकि जो लोग गांव से जाते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जाते हैं या जो छोटे शहरों से जाते हैं, उनको मेट्रोस के सिस्टम समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यदि संभव हो तो सरकार को सभी भाषाओं में लिखवा देना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है मेट्रो स्टेशन पे, है ना। और दूसरी तरफ कर्नाटका के सीएम यह ऑर्डर करते हैं कि हम बेंगलोर मेट्रो से हिंदी का आखिरी शब्द तक मिटा देंगे। और जब लोग इस डिसीजन का समर्थन करते हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है इंडिया में यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से कम है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस चैनल को उन सब लोगों तक पहुंचाएं जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इस चैनल के थ्रू। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।